हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दिस क्लास इंसानियत प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोस्टैट्स के पीवाईक्यू देख रहे हैं और बायोस्टैट्स का पीवाईक्यू के लिए मैंने दूसरी सीरीज रिलीज करी है। दूसरी सीरीज का मतलब है कि एक तो हम पीवाईक्यू डिस्कस कर ही रहे थे 10-10 क्वेश्चन का, बट आप लोगों के गुजारिश पे आप लोगों ने कमेंट करा, पूछा, कहा कि सर बायोस्टैट्स का सेपरेट वीडियो बना दो। इसलिए हम 2022, 2021 और 2020 पे पहुंचे हैं। 22 का तो लेक्चर सीरीज में पढ़ा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा नॉट लेक्चर सीरीज, जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने डाल रखा है। 2021 का ऑलरेडी वीडियो आपके पास पहुंच चुका होगा। नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके या चैनल पे जाके या फिर ICMR 2023 का जो प्लेलिस्ट है आप उसकी सारी वीडियो देख डालो। ICMR आपका क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है डेफिनेटली। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो टिफ़र का हो या आप CU का एग्ज़ाम, मतलब टाइफर का हो, HCU का, किसी का भी एग्ज़ाम अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको एक चीज़ पता चला होगा। यह क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिस्कस पहले कर रखा है। देखो यहाँ पे बोला है, अ साइंटिस्ट इज वेटिंग ईच ऑफ अ 30 फिश, द मीन वेट वर्कड आउट ऑफ 30 ग्राम and standard deviation of 2 gram. Later it was found that the measuring scale was misaligned and always under-reported each fish weight by the two. Under-reported का मतलब है कि जो इन्होंने ये 30 लिया है, यह 30 जो है, ये 30 क्या हुआ है, ये कम आया है। कितना ग्राम? 2 ग्राम कम आया है। मतलब कितना होना चाहिए था? 32 ग्राम होना चाहिए था, बट मिला कितना? 30 ही मिला है। द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वह वह ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज नहीं होता। क्या हमने कहा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे चेंज नहीं होता है। यहाँ पे क्या हो रहा कि 2 हमने कम कर लिया, मतलब 32 की जगह 30 कर दिया। अगर हम इसको 32 कर दें, सब में 32 कर दें, तो कितना होगा? मान लो कि आपके पास टोटल 5 फिश थी, जो कि 30 30 30 30 30 ये रीडिंग लिया। 10 मान लो, 30 30 30 8 9 10, ये आपने 10 कर लिया, बट ये रीडिंग गलत थी। इस रीडिंग में क्या था? आपको हर समय आपने 2 रीडिंग गलत ली है, 2 अंडर रीडिंग लिया है। मतलब ओरिजिनल क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था। जब भी आप ऐड करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता, याद रखना। क्योंकि मीन से आप वैल्यू को घटाते हो। क्या आपका मीन से आप हर एक वैल्यू को घटाते हो, जो कि आपका वेरिएशन निकलता है, और उस वेरिएशन का स्क्वायर करते हो, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। इसका स्क्वायर का रूट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर का रूट। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आएगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन में स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और माइनस करने पे नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। तो मतलब ये वाला ही दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन पॉसिबल है, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपका क्या हुआ है? अंडर रिपोर्टेड है, एक्स्ट्रा रिपोर्टेड नहीं है, अंडर रिपोर्टेड है। मतलब 28 तो हो नहीं सकता, 32 होगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका यहाँ पे क्या आएगा? 32 32 32 32 32 32 32 32 32, सबको आप ऐड करोगे इन 10 को तो क्या आएगा? डिवाइड करोगे 10 से, इसी तरह मीन निकालते हैं। तो 10 इंटू 32/10, 10 से 10 कट गया, बचा है आपके पास 32। 32 का करेक्ट आंसर। बट अब ये तो मैंने आपको बता दिया इंपेरिकल रूप से कि कैसे आप क्वेश्चन से कर सकते हो। आप इसे बिना ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने वीडियोस मेरे देखे होंगे तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप इंसानियत प्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। लिख लो जो काम की चीज़ है। व्हेन अ
constant and a constant is added or subtracted from each डेटा पॉइंट। ईच डेटा पॉइंट का मतलब है कि इसमें आपने सब में 2 ऐड करा है। देन द मीन will change by that constant value, that constant। अगर यहाँ पे 2 अंडर रिपोर्टेड के ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्या है, अंडर रिपोर्टेड है, कम है, मतलब कम आपने रिपोर्ट कर लिया था, तो आपका 2 फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। बट यहीं पे अगर आप 2 ज़्यादा ले लेते कम की जगह, तो आपका 2 माइनस हो जाएगा। तो ये याद रखना है। दूसरा वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि मीन आपका 135 है, मीडियन आपका 113 और मोड आपका क्या है 130। डेफिनेटली आपको याद होगा, मैंने आपसे मतलब आपको मैंने इस तरह के ग्राफ 2022 के वीडियोज़ में बता रखे हैं, टिफर के वीडियो में बता रखे हैं, HCU की वीडियो में बता रखे हैं। अगर आप हमारे चैनल के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था। हमने आपसे कहा था कि एक्स एक्सेस पे हम क्या लिखते हैं, मीड, मीडियन, मोड। वाई एक्सेस पे हम फ्रिक्वेंसी देखते हैं, देखते हैं। सबसे ज़्यादा जिस भी वैल्यू की फ्रिक्वेंसी होती है वो मोड होती है। मोड यहाँ पे देख लो क्या है, मोड आपका 130 है। मोड आपका क्या है, मोड आपका 130। अगर हम ये कहे कि आपका यह 130 है, फिर मैंने कहा कि यह आपका 133 है और यह आपका 115 है, मतलब मीन आपका यहाँ पे होगा जाके, मीडियन आपका यहाँ पे होगा और मोड आपका यहाँ पे होगा। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना होगा। नॉर्मल ग्राफ क्या होता है हम आपको बता दें। नॉर्मल ग्राफ बेल शेप्ड ग्राफ होता है जब मोड, मीडियन और मीन एक ही पॉइंट पे होता है। एक और ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो लॉन्ग टेल आ जाए और फिर ये ऐसे आ जाए, मतलब मोड आपका सबसे ज़्यादा हो, फिर मीडियन हो और फिर मीन हो। इस कंडीशन में क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, मीन है, मीन सबसे ज़्यादा है, फिर मीडियन। एक आप यहीं से ध्यान दे लो तो एक क्वेश्चन आपका करेक्ट है, सबसे छोटा मोड है। मीडियन के ऊपर कोई भी फर्क, चाहे ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, तीनों कंडीशन में मीडियन के ऊपर कम फर्क पड़ रहा है क्योंकि मीडियन मिडिल में है। मतलब मीडियन वैल्यू जो होती है एक्सट्रीम से मतलब आउटलायर्स से, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं पड़ती है। इसलिए जब हमारा नॉन पैरामेट्रिक होता है जो कि कोई भी ट्रेंड फॉलो नहीं करता है, उस कंडीशन में हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन पता लगाते हैं या इंटर क्वार्टाइल रेंज पता लगाते हैं, मीन और मोड नहीं लगाते हैं। करेक्ट। अब अगर यह ऐसा कंडीशन है, इसे हम नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, तो इसमें यह जो है थोड़ा पहले ही आपका पीक आ गया, ये पीक थोड़ा पहले आ गया, इस पीक में थोड़ा देर चला गया, थोड़ा देर में आया। अगर पहले आ गया और इस तरह से पीक का बढ़ना स्क्यूड कहलाता है, और पहले आ गया
मतलब क्या है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। बाद में चला गया तो निगेटिवली स्क्यूड है। ये आपका क्या है, निगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड तभी हो सकता है जब मीन सबसे ज्यादा हो, मीडियन उससे कम, मोड सबसे कम हो। मोड सबसे कम है, मीन सबसे ज्यादा, मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। क्या होगा आपका, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। और अगर आपका मोड सबसे ज्यादा हो, मीडियन मीन सबसे कम हो, तो वो निगेटिवली स्क्यूड होगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी बताया, बट इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, बहुत ही प्यार से मैंने बताया है। देखो यहाँ पे टर्म है स्पेसिफिसिटी इन स्टैट्स। स्पेसिफिसिटी की बात करोगे तो स्पेसिफिसिटी जो होती है वो आपका ट्रू निगेटिव रेट को, ट्रू निगेटिव रेट कैलकुलेट करती है या आइडेंटिफाई करती है। ट्रू निगेटिव रेट का डेफिनीशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रू निगेटिव रेट का मतलब होता है कि हम करेक्टली यह आइडेंटिफाई कर ले कि पेशेंट जिनके पास डिजीज ना हो। एक तो ट्रू, ट्रू का मतलब है कि डिजीज ना हो, और निगेटिव रेट मतलब जिसके पास डिजीज नहीं है उसका पता लगा लेना। तो स्पेसिफिसिटी में यही होता है, इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई पेशेंट्स विदाउट द डिजीज। हम विदाउट डिजीज पता लगाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रू निगेटिव रेट, दैट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिसिटी। और ट्रू नेगेटिव रेट क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज विदाउट द डिजीज। डेफिनेटली अगर आपने स्टेट्स की वीडियो मैम का देखा होगा तो वहाँ पे मैम ने बता रखा है स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ट्रू नेगेटिव रेट क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होता है, नल हाइपोथेसिस में एरर 1 क्या होता है, एरर 2 क्या होता है। एरर 1 को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी बढ़ा देते हैं। ये तो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया है कि अगर हमें नंबर 1 को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे पूछा है विच टाइप ऑफ द बायस इज रिड्यूस्ड बाय द रेंडमाइजेशन। अगर हम कोई भी चीज़ रेंडम कर रहे हैं, बायोलॉजी में अगर आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा, इवोल्यूशन में हार्डी-वीनबर्ग लॉ पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि रेंडम करने का मतलब है सिलेक्शन को इग्नोर करना। अगर क्योंकि सिलेक्टिव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे तो हमारे रिजल्ट में कुछ ना कुछ कमियां आ सकती है। तो सिलेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम रेंडमाइजेशन करते हैं। तो सिलेक्शन बायसनेस को डिक्रीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम रेंडमाइजेशन करते हैं। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं था। तो आगे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आता है नॉन पैरामेट्रिक डाटा, पैरामेट्रिक डाटा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नॉन पैरामेट्रिक डाटा ऐसा डाटा होता है, ये हमने 2021 वाले में नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक डाटा के बारे में बताया था। नॉन पैरामेट्रिक डाटा एक ऐसा डाटा होता है जो कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल ना होके थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसमें स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मतलब है कि हमें स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें देखने को मिलती है कि जिस तरफ स्क्यूड होता है उस तरह के हिसाब से वैल्यू, मोड और मीन की बदल जाती है। मीन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत टाइप करा है तो आप अपना सही कर लेना। मतलब मीन वाला तो होगा नहीं, मोड वाला भी नहीं होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं होगा। जब मीन बदल रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो डेफिनेटली बदलेगा। मीडियन की वैल्यू जो होती है वो आउटलायर के साथ लेस अफेक्टेड होती है या एक्सट्रीम वैल्यू के साथ लेस अफेक्टेड होती है, इसलिए हम मीडियन को नॉन पैरामेट्रिक डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। और मीडियन के बाद हम इंटरक्वार्टाइल रेंज को भी यूज करते हैं। तो ये दो जो है वो नॉन पैरामेट्रिक डाटा के लिए हम यूज करते हैं। बट अगर पैरामेट्रिक डाटा है तो हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं।
बट अगर हमसे ये क्वेश्चन कहीं पे पूछे कि हम वो कौन, मतलब अगर हम ये कहे कि कौन सा पैरामीटर है जो पैरामीटर आपका एक्सट्रीम वैल्यू से लेस अफेक्टेड है, तो डेफिनेटली उसका आंसर होगा मीडियन। मीडियन जो होती है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती है, कम अफेक्टेड होती है, लेस अफेक्टेड होती है। तो आप, ये भी क्वेश्चन हमारे हिसाब से बहुत ही इजी था। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, इसको मैंने 2 से 3 बार रिपीट कर चुका हूँ कि ऐसा होता है कहीं ना कहीं। देखिए इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑफ फाइंडिंग ऑफ प्रायर रिसर्च स्टडीज यूजिंग द स्टैटिकल प्रोसीजर। अगर हमें कोई भी इंटीग्रेटिंग वे में स्टडी करनी होती है, जिसमें हम मल्टीपल स्टडीज को इनकारपोरेट कर लेते हैं या हम मल्टीपल स्टडीज को कंबाइन करके डाटा प्रोड्यूस करते हैं और उस डाटा पे स्टैटिकल प्रोसीजर हम काम करते हैं, तो दैट एनालिसिस कॉल्ड अ मेटा एनालिसिस। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है। इंटीग्रेटिंग का होता है छोटे छोटे कंपोनेंट को एक साथ रखना, और एक साथ रख के अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्या होता है, बड़े लेवल पे होता है। तो मेटा, ये टर्म आपने मेटा एनालिसिस, मेटा पॉपुलेशन पढ़ा होगा। मतलब छोटे छोटे पॉपुलेशन के पैच को एक साथ ले लो और बोलो कि भाई इसकी स्टडी करो, दैट इज अ मेटा पॉपुलेशन। तो सेम छोटे छोटे ग्रुप में है, आपके पास डाटा है, उन सारे डाटा को कंबाइन करके आप स्टडी करते हो, तो उसे हम मेटा एनालिसिस करते हैं। इससे पहले इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, आई थिंक प्रीवियस वीडियो में जो कि 2022 का है, उसमें हमने इसकी बात कर रखी है कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा था रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट इज प्रीफर्ड टू रिपोर्ट विद द कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मेरा डाटा बिल्कुल सही है, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। करेक्ट ना? मतलब आपसे बोला है ना, आप कॉन्फिडेंस है तुमको, तो तुम कहोगे यस कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने इंसानियत प्रोबेबिलिटी से पढ़ा है, मेरा स्टैट्स तो सही ही होने वाला है। भले हम ना पढ़े उस टेस्ट, पीवाईक्यू से हम अपना स्टैट सही कर सकते हैं, क्योंकि सर ने पढ़ाया और मैम ने पढ़ाया हमें। क्या है ये? कॉन्फिडेंस है। पर अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हो, 90%, 99%, 80%, 95%, कितने परसेंट कॉन्फिडेंस हो। अगर तुम ये बोलते हो कि हम 95% कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास अगर 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 में से 95% जो है तुम करेक्ट करके आओगे, अगर तुम 95% कॉन्फिडेंस हो तो। अगर तुम्हारा यहीं पे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस है, तो तुम 90 क्वेश्चन 100 में सही करके आओगे। ये क्या हम कर रहे हैं, ये हम एस्टिमेशन ही तो कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना। 100 में से 90% सही होने की एस्टिमेशन है, अगर हम ये कहें कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो अपने एस्टिमेशन को क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल प्रिसाइज कर रहे हैं कि यस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम उस पैरामीटर के बारे में जो कि अननोन है। हमें नहीं पता कितना नंबर आने वाला है, कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं, बट हम कॉन्फिडेंस में हैं कि मेरा 90% तो सही होगा ही होगा। तो ये क्या है, 90% सही होना या अननोन फैक्टर है, अननोन पैरामीटर है कि सही होगा या नहीं होगा, या अननोन पैरामीटर है कितना परसेंट, 90%। ये क्या है, हमारा एस्टिमेशन है। तो हम क्या करते हैं, प्रिसाइज एस्टिमेशन का इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रिसाइज एस्टिमेशन देते हैं किसके द्वारा, कॉन्फिडेंस इंटरवल के द्वारा, कंपेयर टू पी वैल्यू। तो इसका आंसर देखो, CLR इजी टू इंटरप्रेट एज कंपेयर टू द पी वैल्यू। इजी तो नहीं है भाई, ये इजी तुमको लग रहा है, तुम बोल रहे हो 100 बोल रहे हो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब 90% मेरा सही होने की उम्मीद है, बाकी 10% तो गलत ही होगा। प्रोवाइड द सिग्निफिकेंस एंड variability of the estimate, that is the correct answer. Provide the significance and variability of the estimate, कि हमारा एस्टिमेशन में कितना वेरिएबिलिटी आ सकता है, यह भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल से बताते हैं। बाकी ये दोनों बातें सही नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लार्ज पॉपुलेशन साइज दे रखा है और यहाँ पे लिख रखा है इजी टू कैलकुलेट, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने टाइफर का वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पे पूछा व्हाट इज नॉट यूज
टू रिपोर्ट द सेंट्रल टेंडेंसी। भैया सेंट्रल टेंडेंसी की जब भी हम बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि आपके पास अर्थमेटिक मीन दे रखा हो, तो अर्थमेटिक मीन को अगर हम हार्मोनिक मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा मिलता है उसे हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। ये फार्मूला मैंने इसलिए लिखा, मे बी ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद करके रखना कि अर्थमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन मिलता है। और ये तीनों मीन जो बात हुई यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये तीनों के तीनों सेंट्रल टेंडेंसी को रिपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। बचा हुआ है आपके पास रिलेटिव मीन। रिलेटिव मीन एक ऐसा मीन है जो कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को रिपोर्ट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। रिलेटिव मीन क्या है? रिलेटिव मीन एक ऐसा मीन है जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी को एस्टिमेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्होंने यहाँ पे पूछा है द टर्म लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन का मतलब क्या होता है, इसकी बात करी गई है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन के अंदर 2 से 3 चीजें आपको याद रखना है कि यह एक ऐसा स्टडी डिजाइन होता है जिसमें हम रिपीट करते हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, repeated observations of the same variable, over short और long period of time। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी करने चले, जिसमें एक बहुत ही लंबा पीरियड तक हम स्टडी करते हैं, हम जो है ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें देखना है, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट के लिए जो हम स्टडी डिज़ाइन करते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिज़ाइन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? स्टडी कंप्लीटेड फॉर अवे फ्रॉम द रिसर्च। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रिसर्चर रह रहा है घर पे और जाके स्टडी करा अमेरिका में, उससे लॉन्गिट्यूडिनल नहीं बोलते हैं। स्टडी विच इज वेरी लॉन्ग टू रीड की बात नहीं, और स्टडी विद अ टू लॉन्ग आर्म नहीं। जब ये 3 एलिमिनेट कर दिया, एक ही बच्चा, देखो क्या लिखा था, स्टडी कंप्लीटेड ओवर अ डिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम टू मैप द चेंज। एक चेंज को पता लगाने के लिए हम बहुत लंबे समय तक करते रहे, दैट इज कॉल्ड अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन। चलिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर टाइप 1 एरर को मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना होगा। टाइप 1 एरर वो एरर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, दैट इज अ टाइप 1 एरर। क्या है हमारा? इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस, फॉल्स पॉजिटिव, दैट इज अ टाइप 1 एरर। और टाइप 1 एरर को अगर हमें डायग्नोस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, स्पेसिफिसिटी को इंक्रीज कर देंगे। स्पेसिफिसिटी जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा हमारा टाइप 1 एरर उतना ही कम होगा। तो अगर टाइप 1 एरर को मिनिमाइज करना है, स्पेसिफिसिटी को बढ़ाना होगा। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। तो डेफिनेटली आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। और हाँ यार, रात में हम तुम लोग के लिए वीडियो बनाते हैं थोड़ा अपना टाइम निकाल के, तो डेफिनेटली अगर तुमको लगता है कि मुझे पैसा मिल रहा है यूट्यूब से, नहीं मिल रहा, जो भी हम तुमको बना के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, दोस्तों के साथ इससे ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इसके अलावा क्विज़ की लिंक्स आपको रेगुलर मिल रही होगी, उसको जाकर अटेंड करो। डेफिनेटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल के द्वारा दिया गया हर एक चीज़ तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा, तब भी यूज़ नहीं कर, पता नहीं क्यों। पैसा दे के ही तैयारी करनी है तो हम क्या ही बताएं। बाकी पैसा कम खर्च हो, इसलिए मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ अपनी PhD में से टाइम निकाल के। चलो फिर बाय बाय।